समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा। परिचय। क्या पैसे की वजह से कभी आप घबराते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने निजी वित्त से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं? शायद आपके पास क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा कर्ज हो, या शायद आप कर्ज में फंसने से इतने डरते हैं कि आपने कभी क्रेडिट कार्ड खोला ही नहीं, जबकि आपको वाकई क्रेडिट बनाने की जरूरत है। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, आपके निजी वित्त से जुड़ी असहजता कई तरह की सीमाएं पैदा कर सकती है। लेखक मानते हैं कि हमारी मानसिकता इन सीमाओं में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर खुद से ये कहकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं, मैं पैसे का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ, या ये बहुत भ्रामक है, मैं इसे समझ नहीं सकता। लेखक मानते हैं कि वित्तीय शिक्षा के साथ हमारा अनुभव अक्सर इन असुरक्षाओं के मूल में होता है, और दुख की बात है कि ज्यादातर लोगों को मिलने वाली वित्तीय शिक्षा बेहद अपर्याप्त होती है। स्कूल हमें क्रेडिट स्कोर के बारे में सिखाने के लिए हमारे दिमाग में बीजगणितीय समीकरणों को भरने में ज्यादा रुचि रखते हैं, और जब पैसे के प्रबंधन की बात आती है तो हमारे माता पिता भी हमारी तरह ही भ्रमित महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे हमें खुद सिखाने में असमर्थ हैं। लेखक के अनुभव में शिक्षा की यह कमी एक भयावह वर्ग विभाजन को उजागर करती है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए यदि हम वित्तीय शिक्षा तक अपनी पहुंच में सुधार करना चाहते हैं। और इस सारांश के दौरान हम लेखक के एक निवेश बैंकर के रूप में व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग करके ये दर्शाएंगे कि अमीर और गरीब लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं। अध्याय 1, अपने पैसे के उद्देश्यों का पता लगाएं। लेखक के अनुभव ने उसे दिखाया है कि जब पैसे की बात आती है तो लोग दो चीजों में से एक से प्रेरित होते हैं, लालच या डर। हम हमेशा इन भावनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इस बारे में सोचने का सचेत प्रयास नहीं करते हैं कि हम अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो ये भावनाएं सहज रूप से हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। इस सिद्धांत को परखने के लिए लेखक हमें एक काल्पनिक परिदृश्य की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता है। मान लीजिए कि आपने अभी एक बड़ी तनख्वाह वृद्धि के साथ एक नई नौकरी शुरू की है। शानदार लगता है ना? लेकिन यह अगला कदम है, उस पैसे का क्या करना है ये तय करना जो यह निर्धारित करता है कि आपका वित्तीय भविष्य कितना शानदार होगा। इसलिए जब आप इस परिदृश्य पर विचार करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या करना सही होगा? क्या आपको एक नया घर खरीदना चाहिए और इसे अपने सपनों के घर के जितना संभव हो सके उतना करीब बनाना चाहिए? क्या आपको एक नई कार, अच्छे कपड़े या कोई अन्य फैशनेबल सामान खरीदना चाहिए जो आपके जीवन को और अधिक आकर्षक बना दे? या आपको स्टॉक और बॉन्ड जैसी किसी चीज में निवेश करना चाहिए? लेखक के शोध से पता चलता है कि यहीं पर वर्ग विभाजन वास्तव में सामने आता है। अमीर लोग अपने बच्चों को अपनी संपत्ति को संभाल कर रखना सिखाते हैं, भले ही इसका मतलब शेयरों में निवेश करके इसे थोड़ा सा फिर से बांटना हो। जो लोग यह विकल्प चुनते हैं वे समझते हैं कि भले ही आप अल्पावधि में अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ रहे हों, लेकिन वे निवेश आपको लंबे समय में अधिक पैसा कमाएंगे और यही इसे एक अच्छा विकल्प बनाता है। हालांकि जिन लोगों के पास कम वित्तीय शिक्षा है वे ऐसे विकल्प चुनने की संभावना नहीं रखते हैं जो उनके लिए एक ठोस वित्तीय भविष्य सुरक्षित कर सकें। हालांकि अमीर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि निवेश एक बहुत ही वास्तविक और व्यवहार्य विकल्प है, अन्य लोगों को स्टॉक और बॉन्ड के साथ उस तरह की सहजता की कमी होती है। जो लोग धनी परिवार में पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए स्टॉक लगभग उतने ही काल्पनिक और अवास्तविक लगते हैं जितने कि यूनिकॉर्न। इस स्थिति में लोग निवेश के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे और परिणामस्वरूप वे इस विषय से असहज महसूस करते हैं। उन्हें शायद पता न हो कि एक अच्छा निवेश क्या होता है और उन्हें चिंता हो सकती है कि निवेश करने से उन्हें पैसे का नुकसान होगा। इसलिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने के डर से वे इसे संपत्ति और कारों जैसी अधिक मूर्त चीजों पर खर्च करते हैं। ये खरीदारी आकर्षक और शानदार हो सकती है, वे अधिक ठोस और सुरक्षित लग सकती हैं क्योंकि आप सचमुच देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। लेकिन निवेश के विपरीत आपका नया घर या नई कार आपको कभी भी पैसा नहीं देगी। वास्तव में वे आपकी नई मिली हुई दौलत को सीधे आपके नीचे से चूस लेते हैं। और यही कारण है कि इस अध्याय से मुख्य सीख ये है कि वित्तीय रूप से अनभिज्ञ लोगों को प्रभावित करने वाले आम प्रलोभनों का शिकार होने से बचें। आपकी भावनाएं आपको बता सकती हैं कि नया घर खरीदना बेहतर है, लेकिन भावनाएं झूठ बोल सकती हैं। इसलिए यदि आप अपनी संपत्ति अर्जित करना और उसे बनाए रखना चाहते हैं तो उन भावनात्मक कारकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को प्रेरित करते हैं और फिर उन्हें अनदेखा करना सीखें। अपनी भावनाओं को सुनने के बजाय उन्हें ज्ञान से बदलें जो आपको अपने वित्त के बारे में सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। और अगले 2 अध्यायों में हम उस वित्तीय शिक्षा पर नजर डालेंगे जिसकी आपको जरूरत है जो स्कूलों में कभी नहीं सिखाई गई।
अध्याय 2, कौन करोड़पति बनना चाहता है? अगर आप सड़क पर किसी आम आदमी के पास जाकर उनसे ये सवाल पूछें तो लगभग हर कोई यही कहेगा, हाँ, मैं करोड़पति बनना पसंद करूंगा। हालांकि लेखक का मानना है कि बहुत ज्यादा धन होना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समस्याजनक हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करोड़पति बनना करोड़पति बने रहने से कहीं ज्यादा आसान है। क्यों? वैसे हालांकि हम $1 मिलियन को अनंत धनराशि के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कुछ भी नहीं है। तो चलिए कल्पना करते हैं कि आपके पास वास्तव में $1 मिलियन हैं। आप इसका कम से कम आधा हिस्सा एक आलीशान घर पर खर्च करते हैं। आप एक लग्जरी कार पर ज्यादा खर्च करते हैं। आप अपनी नई जीवन शैली से मेल खाने वाले कुछ डिजाइनर कपड़ों पर थोड़ा ज्यादा खर्च करते हैं। अब आपके अनंत धन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। आप अपने घर का भुगतान कैसे करेंगे? आप अपनी शानदार कार के बीमा या मरम्मत का भुगतान कैसे करेंगे? आप अपने नए उच्च श्रेणी के दोस्तों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे? जब आपके घर में कुछ टूट जाएगा तो आप क्या करेंगे? लेखकों ने पाया कि स्वनिर्मित करोड़पति जो अपने पैसे बचाकर रखते हैं वे सफल होते हैं क्योंकि वे इन दुविधाओं पर पहले से विचार करते हैं और उसी के अनुसार योजना बनाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे बहुत से युवा स्वनिर्मित करोड़पति और सेलिब्रिटी हैं जो पैसे की गड्डियां इधर उधर दिखाने में खुश हैं और अपनी जीवन शैली को बनाए रखने की कोशिश में अपना पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन ये वे लोग हैं जिनके पास जल्दी ही पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके विपरीत जो करोड़पति बहुत कम महंगी खरीदारी करते हैं और अपने बजट को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करते हैं, वे आने वाले लंबे समय तक अपनी संपत्ति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और लेखकों के शोध से संकेत मिलता है कि कई करोड़पतियों ने अपनी अमीर स्थिति प्राप्त करने से पहले लंबे समय तक इस रणनीति का अभ्यास किया। वास्तव में उन्होंने जो पैसे बचाने की रणनीतियां अपनाई वे इतनी सुलभ हैं कि लगभग कोई भी व्यक्ति स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए इन युक्तियों को लागू कर सकता है। यह इस तरह काम करता है, आप बस उन सभी खरीदारी को कम करके शुरू करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। हम जो चीजें खरीदते हैं वे सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तर्क एक ही है, क्योंकि एक समय या दूसरे समय पर हर किसी ने सोचा है, ओ, ये केवल $5, $10 या $15 है। थोड़ा सा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर बार जब हम उस तर्क का इस्तेमाल करते हैं और किसी ऐसी चीज पर एक और छोटी राशि खर्च करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम एक और छोटी राशि बर्बाद कर रहे होते हैं। यह इस तरह काम करता है, आप बस उन सभी खरीदारी को कम करके शुरू करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। हम जो चीजें खरीदते हैं वे सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तर्क एक ही है, क्योंकि एक समय या दूसरे समय पर हर किसी ने सोचा है, ओ, ये केवल $5, $10 या $15 है। थोड़ा सा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर बार जब हम उस तर्क का इस्तेमाल करते हैं और किसी ऐसी चीज पर एक और छोटी राशि खर्च करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम एक और छोटी राशि बर्बाद कर रहे होते हैं। और अगर हम इस प्रक्रिया को हर महीने कई बार दोहराते हैं तो हम सैकड़ों डॉलर बर्बाद कर चुके होते हैं, इससे पहले कि हमें इसका एहसास भी हो। लेकिन क्या होगा अगर हम हर बार पैसे के उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने पास रखें? क्या होगा अगर हम उन्हें बचाकर अलग रख दें? समय के साथ सावधानी पूर्वक बचत करके लेखक पुष्टि करते हैं कि स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए पर्याप्त धन अलग रखना आसान है। वास्तव में आम धारणा के विपरीत आपको शुरुआत करने के लिए 7 अंकों की कमाई की जरूरत नहीं है। आपको पर्याप्त वेतन की भी जरूरत नहीं है। आप केवल एक लक्ष्य निर्धारित करके एक बजट पर टिके रहकर तथा हर महीने पैसे बचाकर अपना भाग्य बना सकते हैं। अध्याय 3, स्मार्ट निवेश कैसे करें। पिछले अध्याय में हमने आपके औसत स्वनिर्मित करोड़पति की वित्तीय सफलता रणनीतियों की जांच की। लेकिन भले ही समय के साथ पैसे बचाना वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके औसत करोड़पति ने इस तरह से अपना पैसा नहीं कमाया। इसके बजाय अधिकांश धनी लोग शेयरों में निवेश करके अपनी किस्मत संवारते हैं। और क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिससे बहुत से लोग परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस अध्याय को शेयरों और निवेशों के बारे में जानने के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। हम पहले संपत्ति और देयता के बीच अंतर सीखकर थोड़ी शब्दावली से शुरुआत करेंगे। संपत्ति एक निवेश है जो आपको अधिक पैसा बनाने में मदद करेगा, जैसे कि एप्पल या गूगल जैसी कंपनी में शेयर रखना। देयता एक ऐसा निवेश है जिसमें आपको पैसे खर्च करने होंगे, जैसे कि एक चमकदार मासेराटी जिसे आप शायद वहन नहीं कर सकते। इसी तरह एक घर को अक्सर एक संपत्ति माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक बड़ी देयता है क्योंकि आप लगातार उसमें पैसा लगाते रहते हैं।
चाहे वो बंधक के कारण हो या मरम्मत, जीर्णोद्धार और सजावट के कारण, अपना खुद का घर होना लोगों की धारणा से कहीं ज्यादा पैसे की बर्बादी है। लेकिन अब जब हमने कुछ शब्दावली और कुछ आम गलतफहमियों पर नजर डाल ली है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट निवेश करने के बारे में और अधिक सीखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखें कि निवेश वास्तव में क्या है। लेकिन अब जब हमने कुछ शब्दावली और कुछ आम गलतफहमियों पर नजर डाल ली है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट निवेश करने के बारे में और अधिक सीखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखें कि निवेश वास्तव में क्या है। प्रसिद्ध निवेश बैंकर और सीईओ वॉरेन बफे निवेश को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: भविष्य में अधिक धन प्राप्त करने के लिए अभी धन लगाने की प्रक्रिया। तो अब जब हमारे पास निवेश के लिए एक ठोस परिभाषा है, तो आइए शेयर बाजार के अंदरूनी कामकाज और इसमें निवेश करने के तरीके को समझें। हम पेशेवर निवेशक और वित्तीय विश्लेषक चैड लैंगर के इस सरल और सुलभ स्पष्टीकरण से शुरुआत करेंगे। शेयर बाजार को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्टॉक क्या हैं। लैंगर स्टॉक की एक सरल परिभाषा प्रदान करके शुरू करते हैं। स्टॉक या किसी कंपनी के शेयर फर्म में स्वामित्व इक्विटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार के साथ साथ पूंजीगत लाभ और लाभांश के रूप में कॉर्पोरेट आय पर अवशिष्ट दावा देते हैं। शेयर बाजार वह जगह है जहां व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक सार्वजनिक स्थल पर शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक साथ आते हैं। आजकल ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस के रूप में मौजूद हैं। शेयर की कीमतें बाजार में आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि खरीदार और विक्रेता ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर फ्लो और बिड आस्क स्प्रेड अक्सर विशेषज्ञों या मार्केट मेकर द्वारा व्यवस्थित और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाता है। इसलिए अब जब हम निवेश और स्टॉक के बारे में अधिक जानते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और शेयर बाजार और यह कैसे काम करता है, इसकी बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। लैंगर कहते हैं कि शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें कई तरीकों से निर्धारित की जा सकती हैं, लेकिन सबसे आम तरीका नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से है, जहां खरीदार और विक्रेता खरीदने या बेचने के लिए बोलियां और प्रस्ताव देते हैं। बोली वह कीमत होती है जिस पर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, और प्रस्ताव या पूछना वह कीमत होती है जिस पर कोई व्यक्ति बेचना चाहता है। जब बोली और पूछना एक साथ होते हैं, तो व्यापार किया जाता है। समग्र बाजार लाखों निवेशकों और व्यापारियों से बना है, जिनके पास किसी विशिष्ट स्टॉक के मूल्य और इस प्रकार जिस कीमत पर वे इसे खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। जब ये निवेशक और व्यापारी किसी स्टॉक को खरीदकर और या बेचकर अपने इरादों को कार्रवाई में बदलते हैं, तो हजारों लेन देन होते हैं, जिससे एक कारोबारी दिन के दौरान इसमें मिनट दर मिनट उतार चढ़ाव होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां स्टॉक के खरीदारों और विक्रेताओं का मिलान करके इस तरह का व्यापार आसानी से किया जा सकता है। औसत व्यक्ति को इन एक्सचेंजों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उन्हें एक स्टॉक ब्रोकर की आवश्यकता होगी। ये स्टॉक ब्रोकर खरीदार और विक्रेता के बीच बिचौलिए का काम करता है। स्टॉक ब्रोकर प्राप्त करना सबसे आम तौर पर एक अच्छी तरह से स्थापित खुदरा ब्रोकर के साथ एक खाता बनाकर पूरा किया जाता है। यह व्याख्या हमें यह समझने में मदद करती है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है और आम आदमी कैसे शेयर खरीद और बेच सकता है। लेकिन ये जानकारी हमें यह नहीं बताती कि कोई शेयर बाजार में निवेश क्यों करना चाहेगा। अगर यह इतना जटिल और अस्थिर है, तो कोई अपना पैसा शेयर बाजार में क्यों लगाना चाहेगा? संक्षिप्त उत्तर यह है कि जब आप समझदारी से निवेश करते हैं, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लैंगर बताते हैं कि कई अध्ययनों से पता चला है कि लंबी अवधि में शेयर निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को हर दूसरे एसेट क्लास से बेहतर बनाते हैं। शेयर पर मिलने वाला रिटर्न पूंजीगत लाभ और लाभांश से आता है। पूंजीगत लाभ तब होता है जब आप किसी शेयर को उस कीमत से अधिक कीमत पर बेचते हैं जिस पर आपने उसे खरीदा था। लाभांश लाभ का वह हिस्सा होता है जिसे कंपनी अपने शेयरधारकों में वितरित करती है। लाभांश शेयर रिटर्न का एक महत्वपूर्ण घटक है। 1956 से लाभांश ने कुल इक्विटी रिटर्न का लगभग 1/3 योगदान दिया है, जबकि पूंजीगत लाभ ने 2/3 योगदान दिया है। जबकि प्रसिद्ध FAANG पंचक में से एक जैसे शेयर खरीदने का आकर्षण फेसबुक, एप्पल इंक, यदि आप इस कंपनी में शेयर खरीदने में रुचि रखते हैं तो उनके शेयरों का संक्षिप्त नाम AAPL है, Amazon.com Inc, AMZN, Netflix Inc, NFLX और गूगल की पेरेंट अल्फाबेट इंक, GOOGL। बहुत शुरुआती चरण में शेयर निवेश की अधिक आकर्षक संभावनाओं में से एक है। वास्तव में ऐसे होम रन बहुत कम और दूर दूर तक हैं। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शेयरों के साथ बाढ़ के लिए झूलना चाहते हैं, उनमें जोखिम के लिए अधिक सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसे निवेशक लाभांश के बजाय पूंजीगत लाभ से अपने अधिकांश रिटर्न उत्पन्न करने के इच्छुक होंगे।
दूसरी ओर, जो निवेशक रूढ़िवादी हैं और उन्हें अपने पोर्टफोलियो से आय की आवश्यकता है, वे ऐसे शेयरों का विकल्प चुन सकते हैं जिनका पर्याप्त लाभांश देने का लंबा इतिहास रहा है। यह व्याख्या हमें शेयर बाजार के अंदरूनी कामकाज को समझने में मदद करती है। यह हमें ये देखने में भी मदद करती है कि लोग शेयर बाजार में क्यों निवेश करते हैं और क्यों स्मार्ट निवेश करना आपके खुद के भाग्य का निर्माण करने की कुंजी है। और अंत में हम देख सकते हैं कि वित्तीय ज्ञान की कमी किसी व्यक्ति के स्मार्ट निवेश करने और व्यक्तिगत भाग्य बनाने की खोज में एक महत्वपूर्ण बाधा बन सकती है। चूंकि शेयर बाजार के बारे में अंदरूनी जानकारी कई अमीर माता पिता के लिए आम है, इसलिए वे इस ज्ञान को अपने बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें शेयर बाजार के साथ सहज महसूस करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए लेखक का दावा है कि हर किसी को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अगर वे वित्तीय सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए। अध्याय 4, अंतिम सारांश। लेखक के निजी अनुभव ने उसे दिखाया है कि अमीर और गरीब माता पिता के बीच सामाजिक आर्थिक विभाजन ने वित्तीय शिक्षा में असमानता पैदा की है। चूंकि अमीर माता पिता शेयर बाजार के अंदरूनी कामकाज और धन प्रबंधन की रसद से सहज हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को ये ज्ञान देते हैं और उन्हें एक स्वस्थ वित्तीय भविष्य बनाने के लिए उपकरण देते हैं। गरीब माता पिता के बच्चों को ये शिक्षा नहीं मिलती और परिणामस्वरूप वे पीड़ित होते हैं। इसलिए लेखक अपने अनुभव का उपयोग शेयर बाजार की मूल बातें समझाकर, परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर की पहचान करके और स्मार्ट निवेश के उदाहरण प्रदान करके वित्तीय सफलता के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए करता है।